नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 56 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो नियान बल्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नियान बल्ब का प्रयोग करते हैं हम एक फेज टेस्टर को दोस्तों पेंसिल टेस्टर भी बोलते हैं। जो नियान बल्ब होता है वो 0.5 वाट का होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और जो संचालन वोल्टता है वो 100 से 250 वोल्ट होता है। इसका उपयोग जो है फेज की उपस्थिति की जांच करने के लिए करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है फ्रेंड्स, क्या है, यही टेस्टर होता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर बोलते हैं, नियान टेस्टर भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें कार्बन प्रतिरोध लगा होता है, जिसका जो मान है 1 मेगा ओम होता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं फेज टेस्टर भी, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब जो है याद रखिएगा कि देखिए 100 से 250 वोल्ट तक उपयोग करते हैं। अधिकतम सुरक्षित जो है 500 वोल्ट तक कर सकते हैं। धारा जो है 300 माइक्रो एम्पियर फ्लो करता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पहला क्वेश्चन के एकदम डीप में हम पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक पॉइंट हम ऐसे क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्रू की पिच होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये बनाया गया है, ठीक है, तो जो एक जो दूरी है उसको कहते हैं पिच कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अच्छी दूरी। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, स्क्रू की पिच कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ये पिच डायमीटर है। ठीक है, पिच डायमीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कोनों के बीच जो दूरी है उसको वो थ्रेड एंगल बोलते हैं, जो एंगल है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है माइनर डायमीटर है, और पूरा बड़ा वाला जो है वो मेजर डायमीटर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक पॉइंट जो है यहाँ से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कील को ठोकने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी, हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, प्लायर का उपयोग दोस्तों काटना और पकड़ने के लिए किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग आप जानते हैं कि नट को कसने के लिए किया जाता है। मैलेट जो है मैलेट जो है लकड़ी के हथौड़े को मैलेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका उपयोग जो है हम धात्विक सीट को सीधा करने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो है कील को ठोकने के लिए हम हथौड़े का प्रयोग करते हैं, हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए पहला जो हथौड़ा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हथौड़े को धातु के वजन तथा पिन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। याद रखिएगा, वजन और पिन के आधार पर करते हैं। ठीक है, विद्युत कार के लिए 250 ग्राम भार वाला बाल पिन हैमर उपयोग किया जाता है। उपयोग कील ठोकने, गिट्टी व रावल प्लग ठोकने के लिए। ठीक है, एक ये दूसरा है लकड़ी वाला हथौड़ा है दोस्तों। ठीक है, इसको हम मैलेट बोलते हैं, मैलेट। उसका उपयोग कापर, एल्युमिनियम के तारों एवं चादरों को सीधा या आवश्यकता अनुसार मोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरण की पहचान करें। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये जो है ये किसका फिगर है, ये फ्लैट नोज प्लास है। क्या है, फ्लैट नोज प्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है ना, फ्लैट नोज प्लास है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हर एक प्रकार का दिया गया है। जो पहला है ये साइड कटिंग प्लायर है, जो पहला वाला है ये साइड कटिंग प्लायर है। इसे विकर्ण प्लायर या निपर भी कहते हैं। इसकी साइज 100 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक होती है। इसका उपयोग तांबा और एल्युमिनियम तारों को काटने के लिए करते हैं। इसका जो व्यास है 4 mm व्यास से कम होता है। ठीक है, ये दूसरा वाला है ये लॉन्ग नोज प्लायर है। ये लंबी व चपटी चोंच वाला प्लायर जो 150 मिलीमीटर तक लंबा होता है। उपयोग संकीर्ण जगहों में कार्य करने एवं तांबे के तारों का टर्मिनल लूप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दी गई आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार की पहचान करिए। तो ये कौन सा रेती है दोस्तों, तो ये है डबल कट वाली रेती है, डबल कट फाइल है। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल कट फाइल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कठोर तारों को काटने के लिए जो है कौन से प्लास या प्लायर सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं दोस्तों। तो विकर्णी यानी कि डायगोनल कटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न देखते हैं, हमको बहुत ज़्यादा प्रश्न करना है। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये साइड कटिंग प्लायर है, ये तो हम पिछले अभी देख लिए थे। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी, बर्मा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काम के लिए वाइस का चयन किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी, कब्जे का आकार, साइज ऑफ जॉब पर निर्भर करता है। ठीक है, साइज जो है, जो वाइस है 3 प्रकार का होता है। बेंच वाइस होता है, हैंड वाइस होता है, पोर्टेबल वाइस होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें। तो जितना मान अधिक होता है वही छोटा होता है सबसे। ठीक है ना, तो 40 सबसे छोटा वाला है। ठीक है, और वैसे तो 0 से 36 तक का ही होता है। जो SWG साइज़ की बात करें स्टैंडर्ड वायर गेज की, तो 0 से 36 ही सामान्यतः होता है। ये mm या इंच में भी हो सकता है। SWG का मान जितना अधिक रहता है उसका व्यास उतना ही कम रहता है। ठीक है, और AWG का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज होता है। ठीक है ना, इसका मिल्स में हम प्रयोग करते हैं ज़्यादा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर लिखा गया है। इसका उपयोग वायर की साइज और सीट की मोटाई मापने के लिए करते हैं। गेज नंबर एक गोल वायर के व्यास को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं तो तार की मोटाई, सीट की मोटाई कम होती जाती है। इस पर SWG 0 से SWG 36 तक के तारों का व्यास नीचे सारणी में दर्शाया गया है। ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें माप क्या है दोस्तों? इसमें माप क्या है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 2.88। ठीक है, 2.88। देखिए फ्रेंड्स ये जो बना हुआ है इसका हर एक चीज़ का नाम देख लीजिए। ठीक है, एनविल है, स्पिंडल है, ठीक है, फ्रेम है, स्पिंडल लॉक है, स्लीव है, थिम्बल है, रेचेट स्टॉप है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम। इलेक्ट्रिशियन द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस उपकरण का नाम बताइए। ठीक है, तो इस उपकरण का नाम क्या है दोस्तों? माइलेट। ये लकड़ी का हथौड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है? तो ये फ्रेंड्स क्या है? रिंच है। रिंच है, ठीक है ना, रिंच बोलते हैं। इसका जो आगे वाला भाग होता है इसको रिंग प्रोफाइल बोलते हैं। बीच में स्पैनर बोलते हैं। जो ऊपर वाला है उसको बॉक्स प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तारों के जोड़ के अस्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सोल्डरिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, तारों के जोड़ को अस्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डर में तरल पदार्थ का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नरम का 450 से कम होना चाहिए, कठोर का 450 से अधिक होना चाहिए। जोड़ों पर सोल्डरिंग चालकता बढ़ाने के लिए की जाती है। सोल्डरिंग करने से पहले टिनिंग की जाती है। टिनिंग यानी कि रंगा चढ़ाया जाता है। जिसका उच्च गलनांक होता है उस सोल्डर को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं कठोर सोल्डर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कठोर सोल्डर के बारे में देख लीजिए। इस प्रकार के सोल्डर का प्रयोग मोटे तार तथा धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका गलनांक 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। इसमें टिन की मात्रा का मान कम रखा जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अगर नरम सोल्डरिंग की बात करें, मृदु सोल्डरिंग की, तो लेड और टिन, लेड 40%, टिन 60% होता है। ठीक है, टेम्परेचर 185 डिग्री सेल्सियस होता है। और कठोर सोल्डरिंग में जो है 67% लेड होता है और टिन 33% होता है। टिन इसमें कम रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मृदु सोल्डर का संयोजन होगा तो ऑप्शन नंबर ए, लेड जो है 37% और टिन जो है 63% होता है। ठीक है ना, शीशा 37% होता है। ठीक है, याद रखिएगा, टिन 63% होता है। मृदु में टिन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है तो टिन और शीशा का। ठीक है ना, टिन और शीशा का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है 60% टिन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक है तो 183 डिग्री सेल्सियस होता तो 185 है, लेकिन 183 इसमें दिया गया है आसपास उसके। ठीक है ना, 63% टिन, 37% लेड होता है। कहिया सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का तापमान से अधिक होता है तो ऑप्शन नंबर सी 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, सोल्डर धातु की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, पिघलने का तापमान कम है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्पेल्टर सोल्डरिंग में कौन सी मिश्र धातु प्रयोग में नहीं लाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, तांबा 33%, जस्ता 67% ये नहीं लाते हैं, बाकी सब लाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। कोल्ड सोल्डर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी, विक्षुब्ध डिस्टर्ब्ड जोड़ को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कोल्ड सोल्डर को ड्राई ज्वाइंट भी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड ज्वाइंट व ओवर हेडेड ज्वाइंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब देखिए 25 वाट क्षमता होनी चाहिए, बस इसको ध्यान रखिएगा। सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टरों के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्युमिनियम कैप सोल्डर में मौजूद जिंक का लगभग प्रतिशत कितना है? तो 9% होता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। सोल्डरिंग फ्लक्स के बारे में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो सही पहला वाला कि केवल सही है। जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमतौर पर सोल्डरिंग में इस्तेमाल होने वाले फ्लक्स के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षमता कितनी होनी चाहिए? आयरन की वाट क्षमता तो 25 वाट होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए सोल्डरिंग के प्रकार का पहचान करिए तो कौन सा प्रकार का है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, पीसीबी पर लघु घटकों का सोल्डरिंग। ठीक है, यहाँ पे उसका ये लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। मशीन सोल्डरिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, अल्प तापमान नियंत्रण, ये गलत है। यहाँ पे देखिए सोल्डरिंग आयरन, इसका उपयोग सबसे अधिक उपयोग है पीसीबी पर सोल्डरिंग के लिए। सोल्डरिंग गन व्यक्तिगत कार्यों में मरम्मत के लिए इस विशेषता है। ज्वाला सोल्डरिंग, इसका उपयोग पाइपिंग और गाड़ी मरम्मत के लिए किया जाता है। डिप सोल्डरिंग, इसका उपयोग पीसीबी पर घटकों के समान टिनिंग कार्य के लिए किया जाता है। मशीन सोल्डरिंग, इसका उपयोग केवल उत्पादन में किया जाता है। अन्य नाम मशीन तरंग सोपान सोल्डरिंग, जेट सोल्डरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायर के सिरे पर टिनिंग का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी, इसके ऊपर सोल्डर की पतली कोटिंग लगाना।
ब्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी पीतल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नट और बोल्ट को क्लैंप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन ए प्रोजेक्शन वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू उपकरणों के तापीय तार हीटिंग एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन बी नाइक्रोम से बने होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए पोर्सलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पोर्सलिन या चीनी मिट्टी का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मोटाई 10 mm से 25 mm होती है। सामान्यतः हीटर का एलिमेंट वृत्ताकार बनाया जाता है। ठीक है ना। हीटर प्लेट में नाइक्रोम वायर की कॉइल रखी जाती है जिसे ग्रूवर्स कहते हैं। बोल्टर के वोल्टेज के अनुसार हीटर प्लेट की मोटाई निश्चित करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा लकड़ी या प्लास्टिक से बना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, ये विद्युत इस्त्री के बारे में लिखा गया है। गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी फेसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उष्मा हानि घटाने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन सी। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल सीरीज टाइप एमसीबी का उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए गीजर करता है। ठीक है ना, गीजर करता है। अगला प्रश्न, छत के पंखे के प्रसर्प का संबंध है किससे है? ऑप्शन डी उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास से है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी फ्रियान 12। एक एयर कंडीशनर की क्षमता निम्नलिखित में से किस में व्यक्त की जाती है? तो टन में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी टन में की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटरों का उपयोग किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी पोल्ट्री फार्म में होता है, मुर्गी पालन में किया जाता है। अर्थिंग उपकरण का उपयोग किससे बचने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बिजली के झटके से बचने के लिए किया जाता है। यदि लाइव तार धातु की केसिंग के संपर्क में आता है तो अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित होती है? तो ऑप्शन बी भूसंपर्कन तार में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भूसंपर्कन के संदर्भ में संयोजन शब्द क्या संदर्भित करता है? तो ऑप्शन बी कार्यरत उपकरणों के सभी धातु केसिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना। ठीक है, ग्राउंडिंग क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी किसी भी करंट विहीन वस्तु का ग्राउंड से कनेक्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। न्यूट्रल भूसंपर्कन का क्या लाभ है? तो यह सेवा की विश्वसनीय सुधारता प्रदान करता है। बी आकाशीय विद्युत के कारण अति वोल्टेज को पृथ्वी में डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऑप्शन सी लगातार आर्किंग भूसंपर्क से मुक्त होना। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। भूसंपर्कन के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, उपयोगकर्ताओं और मशीनों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग में भूसंपर्कन तार का आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 14 SWG जो है कापर का होता है और 8 SWG GI वायर का होता है। अर्थ की अच्छी निरंतरता देती है। ऑप्शन बी न्यून प्रतिरोध देती है। अगला प्रश्न है भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये तीनों जो है सही है। इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास बढ़ाएं, इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का उपयोग करें, सी है इलेक्ट्रोड के आसपास की मिट्टी का सल्फेट के साथ उपचार करें। तो ये तीनों जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लेट अर्थिंग में तांबा प्लेट का आकार क्या होता है? तो ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.18 mm होता है। अगला प्रश्न है न्यूनतम गहराई जिस पर पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए 3.75 मीटर। अगला प्रश्न है भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी लंबवत रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है सुरक्षा तार मजबूती से जुड़ा हुआ होता है? ऑप्शन डी भूसंपर्क तार के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? तो ऑप्शन बी यांत्रिक सुरक्षा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 53 कवचन किसके ऊपर का भाग होता है? तो कवचन जो है वो बेडिंग के ऊपर का भाग होता है। ट्रिक है सिम्बस ट्रिक, ये इसको याद रखिएगा। केबलों की इंटरशीथ ग्रेडिंग में परावैद्युत का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सजातीय होमोजीनियस। अगला प्रश्न है भूमिगत केबल की विफलता का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है, यही इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज क्या है? तो ऑप्शन बी फेज कंडक्टर की आधी साइज होती है। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर की। तो यहाँ पे टोटल ये पूरा खत्म हो गया 56 क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जो है कई बार इसको दोहरा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।